नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। आज 2 अक्टूबर है। आज के ही दिन देश के 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरा देश सम्मान से बापू कहता है, जिनकी भूमिका स्वतंत्रता से पूर्व आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज कृतज्ञ राष्ट्र इन दोनों विभूतियों को याद कर रहा है। दूरदर्शन परिवार की ओर से हम दोनों विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज़ादी के 7 दशकों बाद देखा जाए तो बापू के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। पूरी दुनिया और पूरा देश जिस महामारी का सामना कर रहा है, स्वच्छता की अपरिहार्यता पर बापू के चिंतन और भी उपयोगी हो जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। काफ़ी समय से इस विषय को औपचारिक रूप से देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही स्वच्छता की अपरिहार्यता को एक आंदोलन बना दिया। देश की जनता ने भी स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर कंधे से कंधा मिलाया। अभियान के क्रमिक स्वरूप ने जल, थल, वायु सभी जगहों पर सूरत बदलनी शुरू कर दी। 2014 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चल रहे इस अभियान के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर हम कहां तक पहुंचे, जनसहभागिता और जागरूकता के स्तर पर क्या प्रभाव हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांधीवादी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा को शुरू करें प्रेम शंकर जी, तो उसके पहले जो है एक हमारी रिपोर्ट है कि स्वच्छता को लेकर के बापू के विचार क्या थे और किस तरह से उन्होंने देश को स्वच्छ करने और गांव से लेकर शहर तक स्वच्छता को एक मिशन बनाने पर जोर दिया था। वो रिपोर्ट दिखाई जाए। स्वच्छता की अपरिहार्यता को महात्मा गांधी ने जन व्यवहार बनाने की अपील की। स्वच्छता पर उनके प्रमुख 10 विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। शौचालय को अपने ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना जरूरी है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे और बढ़ाया जाना चाहिए। हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। स्वच्छता पर बापू के इन विचारों को 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे एक अभियान की तरह लिया। देश के सर्वांगीण विकास के केंद्रीय एजेंडे में स्वच्छता अभियान को रखा। जल, थल और वायु सभी क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यक्रम तय किए गए। पतित पावनी आदि गंगा को उनका मूल स्वरूप वापस लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया गया। जल के साथ ही जमीन को स्वच्छ रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शौचालय निर्माण का चलाया गया। वायु में जहर घोल रहे औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक ऊर्जा को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। बापू के उपदेशों को अमली जामा पहनाने का केंद्र सरकार का यह अभियान सफलता के रूप में सामने आने लगा है। राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। वास्तव में इस अभियान को और बल तब मिला जब कोविड-19 के चलते लोगों में संक्रमण बढ़ा। महात्मा गांधी के विचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल ने गांव से लेकर शहरों तक का रूप बदला। स्वच्छता अभियान के सार्थक परिणामों में उदाहरण के तौर पर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ सर्वोत्तम है। धर्मनगरी प्रयागराज के बदलते रूप को दुनिया ने देखा। सार्वजनिक स्वच्छता में जन सहभागिता मूर्त रूप लेने लगी और यही कारण है कि स्वच्छता को सार्थकता देने वाले स्वच्छताकारों के चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद धोए। किसी अभियान के प्रति समर्पण का यह सर्वोच्च उदाहरण है। सार्वजनिक स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी तक पहुंचाना वास्तव में वक्त की जरूरत है। संचारी रोगों से मुक्ति की राह है स्वच्छता। स्वस्थ जीवन की कुंजी है स्वच्छता। गरीबी से निकलने की राह है स्वच्छता। महामारी से छुटकारे की जरूरत है स्वच्छता। स्वच्छता एक अभियान नहीं, जरूरत है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ।
तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जो स्वच्छता पर गांधी जी के क्या विचार थे, क्या चिंतन था, उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म रूप से इसका उपयोग किया गया। प्रेम शंकर जी, बातचीत आपसे ही शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट में भी जैसा मैंने बताया कि गांधी जी कहते थे कि अगर स्वतंत्रता और स्वच्छता दोनों में से मुझे एक का चुनाव करना है तो मैं स्वच्छता का चुनाव करूंगा, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक स्वच्छता है। कैसे लेते हैं इस विषय को आप? देखिए, गांधी जी मौलिक चिंतक विचारक भले न हो, लेकिन गांधी जी मौलिक व्यवहारक थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। गांधी की स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की जो भी पूरी प्रक्रिया थी, जो भी वैचारिकी थी, जो भी लड़ाई थी, वो व्यक्ति निर्माण से जुड़ती थी, और स्वच्छता उसका सबसे अहम आधार था। गांधी की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता, गांव शहर की स्वच्छता और उसके बहाने सामाजिक समरसता व अस्पृश्यता जैसे समस्याओं के समाधान के केंद्र की वैचारिकी थी, जो गांधी की स्वच्छता का पूरा अभियान था। अगर आप उनकी पूरी यात्रा को देखें, दक्षिण अफ्रीका से लेके भारत तक की पूरी आंदोलन यात्रा को, तो आप देखेंगे कि स्वच्छता उनके आंदोलनों का बड़ा मूल आधार रहा है। जब अफ्रीका में उन्होंने जो बड़ी लड़ाई लड़ी, जो सबसे पहला विषय आया था वो ये आया था कि जो एशियाई और भारतीय व्यापारी हैं उनको उन प्रतिस्पर्धा के चलते ब्रिटिश व्यापारियों के अनुपात में उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, और अंग्रेजों ने उसका सबसे बड़ा आधार ये बनाया था कि ये स्वच्छ नहीं रहते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं और इसके नाते तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो गांधी ने उसको लेके आंदोलन किया कि इसमें नगर पालिकाओं की भूमिका ठीक नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने समाज को, जो भारतीय व्यापारी हैं, एशियाई व्यापारी थे, उनको भी जागरूक किया कि आप स्वच्छता को मूल व्यवहार में लाएं, इसको अपना हिस्सा बनाएं, और उसके बाद के जो परिणाम हैं हम जानते हैं। भारत में भी जब गांधी आते हैं तो उनके लगभग हर आंदोलन की कड़ी या जो भी उनके सामान्य संवाद की कड़ी है वो कहीं न कहीं स्वच्छता से ही जुड़ती है। अभी जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो हम लोगों ने एक टर्मोलॉजी सुनी है, वॉलंटियर्स, स्वच्छता वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं। तो गांधी ने भी स्वच्छता सफाई कार्यकर्ताओं का प्रयोग किया था, जो आज अमल में आ रहा है। वो खुद अपने शौचालय साफ करते थे, सफाई के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उन्होंने 11 फरवरी 1929 को ऐसे ही करीब 1200 स्वैच्छिक सफाई कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसको संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि आपका ये जो कार्य है, ये कार्य जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो भी सेवा का कार्य कर रहे हैं और आप भी सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो स्वच्छता गांधी के आंदोलन का जमीनी आधार था, क्योंकि भारत जैसे देश में, जहां पे एक पूरे ग्रामीण परिवेश में, जहां हम सुविधाओं और संसाधनों के अभाव से, बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्थाओं के अभाव से जूझ रहे थे, वहां पे स्वच्छता न केवल बीमारियों से बचने का एक कारण था, बल्कि आपको सभ्य और बेहतर दिखने का भी एक रास्ता था। ये एक पूरी नागरिक निर्माण की व्यवस्था थी। इसीलिए उस शिक्षा प्रणाली से लेके व्यक्तिगत व्यवहारों में भी सबसे ज्यादा उनका जोर यह था कि व्यक्ति को स्वच्छता के संस्कार सीखने चाहिए और हर व्यक्ति के प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर हंसपाली जी, हम प्रेम शंकर की बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और खासतौर पर जो गांधी दर्शन है, और जब इतनी बड़ी बात, बापू लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमें सफाई और आज़ादी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं सफाई को चुनूंगा। जैसा कि प्रेम शंकर जी ने कहा, आप से भी सरल भाषा में इसको थोड़ा और अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे। देखिए आशुतोष जी, ये बिल्कुल सही है कि जब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे जी। और किसी भी लड़ाई में सफल होने के लिए, विजयी होने के लिए स्वस्थ रहना पहली आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से बापू स्वच्छता पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। और दोनों तरह की स्वच्छता की उन्होंने बात की, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता हो, चाहे वो सामुदायिक स्वच्छता। जी बिल्कुल। व्यक्तिगत हम अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ कैसे रह रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का कितना ध्यान रख रहे हैं, अपने नहाने धोने का, अपने शौचालय का, अपने शौचालय के अंदर और अपने घर के कूड़े की व्यवस्था हम कैसे देखते हैं जी। साथ ही जब ये कूड़ा घर के बाहर जाता है तो समुदाय में जो हमारी गलियां हैं, हमारी रोड हैं, हमारे विद्यालय हैं, उन सब पे भी हम किस तरह से, या हमारे गांव हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो गांव से ही पोषित है। गांवों में हम लोग किस तरह से इसका ध्यान रख रहे हैं, इस पे उन्होंने बहुत जोर दिया, और इसको बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने
जन आंदोलन का रूप भी दिया। तो जिसको आगे बढ़ाते हुए अभी जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी, और एक सबसे बड़ी बात जो उसकी थी वो ये कि शौचालय घर घर में बने, क्योंकि 60% भारतीय खुले में शौच करते थे। खुले में शौच करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि बहुत तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते थे। गांव के लोग अक्सर स्वस्थ नहीं रह पाते थे। इसलिए ये जो जन आंदोलन का रूप माननीय मोदी जी के आह्वान के बाद, जिसको कि उन्होंने महात्मा गांधी के ही विचारों से लिया था, उससे स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप मिल गया। बिल्कुल। प्रेम शंकर जी, अगर हम बात करें वर्तमान संदर्भों में, लगभग 70 साल की हमारी अपनी आजादी है। इस आजाद भारत में स्वच्छता को जो है अभी तक एक अनौपचारिक रूप से जो है देखा जाता था। इस विषय को उतना केंद्रीय महत्व नहीं मिला, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने इसको केंद्रीय विकास के साथ इसको केंद्रीय मुद्दे की तरह जोड़ा। जन आंदोलन बनाने के लिए वो खुद मैदान में उतरे, और यहां तक कि जब पिछला महाकुंभ हुआ तो इस बात को दुनिया ने भी देखा कि इस कुंभ में साफ सफाई किस तरह से रह सकती है। और यही नहीं, उन्होंने अपने मिशन के प्रति जो है कितना उनका डिवोशन था, कितना लगाव था कि उन्होंने तमाम कई सफाई कर्मियों के प्रतीकात्मक रूप से पैर धोए। नहीं, निश्चित तौर पे एक सभ्य समाज, एक सभ्य व्यवस्था, और जब मैं सभ्य की बात कर रहा हूं तो सभ्यता से मेरा मतलब कुलीनता से नहीं है, मेरी एक सामान्य व्यवहार परंपरा से मेरा तात्पर्य है। सफाई उसका बहुत ही अनिवार्य अंग है। आप शौचालय की जिसकी ओर इशारा अभी डॉक्टर अंशुमाली ने भी किया, जिसका जिक्र आपने भी किया, महात्मा गांधी अपना शौचालय खुद साफ करते थे, और उनके जो भी आश्रम थे, उस आश्रम में जो लोग भी रहते थे उनके लिए अनिवार्य शर्त थी। आप रोमियो रोला से लेके तमाम लेखकों ने जो गांधी जी पर काफी रिसर्च किया है, लिखा है, आप पढ़िए तो आप देखिए कि किस तरह से मतलब स्वच्छता को सबसे अनिवार्यता देते थे। आप भारत की पूरी परिधि को अगर आप देखें, पिछले 5-7 सालों में आए बदलावों को देखें, तो हम जिन शहरी व्यवस्था में रह रहे हैं या जो मध्यम वर्गीय व्यवस्था में रह रहे हैं, उसमें तमाम सुविधाओं को हम पहले से भोग रहे हैं, इसलिए हमें वो सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं। लेकिन एक पूरे ग्रामीण परिवेश में जब आप बस्तियों को देखें या एक सुविधा विहीन समाज से जुड़े लोगों को देखें, तो आप समझ में आता है कि शौचालय का महत्व क्या है। अगर उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े देखें, हम जानते हैं कि इसी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से लेके जो दिमागी बुखार की बीमारी थी, वो इंसेफ्लाइटिस और एई, और बाद में जो एईएस में बदली, उसका सबसे बड़ा कारण पेयजल और स्वच्छता का अभाव था। शौचालयों के अभाव के कारण जो संक्रामक बीमारियां थी, एक बहुत बड़ा केंद्र था, हजारों मासूम बच्चों की जान ली। लेकिन आप देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन को मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अभियान के तौर पर लिया, 1.5 करोड़ 2 करोड़ शौचालय बने, और उसका व्यापक असर ये हुआ कि लोगों ने शौचालय का उपयोग करना शुरू किया। तो आप ये देखिए कि 2017 के मुकाबले 2020 में जेई और एईएस से होने वाली मौतों की संख्या में 90% तक कमी आई है। जो पेशेंट उस समय 7,000-8,000 हुआ करते थे, वो आज की तारीख में 600-700 आ गए हैं। बिल्कुल। हम जिस कोरोना काल में रह रहे हैं, इस पूरे कोरोना काल में आज की तारीख में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और आप बचाव के चाहे दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सारी सलाह अगर देखें तो सारी स्वच्छता पर ही केंद्रित है। बिल्कुल। हाथ की सफाई पर केंद्रित है, आपके शौचालय से लेके हर तरह का कि आप अपने आप को कैसे स्वच्छ रखते हैं, इस पर केंद्रित है। तो इसीलिए शायद यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने बात कही थी कि हमारा देश गांव में रहता है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और जब छोटी पूंजी, कम पैसे के लोग, किसान, मजदूर जो इस तरह के हैं, उसी बीमारी के चपेट में आते हैं, संक्रामक बीमारी के चपेट में आते हैं, संचारी रोग तमाम होते हैं, निश्चित रूप से गंदगी के कारण ही होते हैं। तो उनकी माली हालत पर भी उसका जो है प्रभाव पड़ता है, और जो उनके पैसा उनकी तरक्की में के लिए जाता, जो उनके बच्चे की फीस के लिए जाता, जो उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता, वो दवाई में चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आशुतोष जी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पोषण भी बहुत जरूरी है जी, और जब पैसा नहीं होगा तो पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पोषण ठीक से प्राप्त हो सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास पैसा हो जी, और उसके लिए ये आवश्यक है कि अगर हम स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में, अपने गांव में,
जो ऐसी कॉमन प्लेसेस हैं वहां पर गंदगी नहीं फेंक रहे हैं, कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं। क्योंकि जो एक सबसे बड़ी समस्या सामुदायिक स्वच्छता में आती है वो कूड़े के निस्तारण की आती है जी। कूड़ा आप खुले में यदि आप कूड़ा फेंकेंगे तो वहां पर मक्खियां जरूर जाएंगी, वहां पे जानवर जाएंगे और वो जानवर उस पे बैठकर फिर जब आपके खाने पे बैठेंगे तो वो सारी गंदगी आपके खाने में आ जाएगी और उसके माध्यम से आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था करें। गांवों में यदि देखें तो या तो गड्ढे हों, उसके बाद उसको ढक दिया जाए जब वो भर जाएं, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा कचरा जो घर से निकलने वाला है, उसका निस्तारण अभी भी ये भारतवर्ष में बहुत बड़ी समस्या है। और जब तक इस पे बड़े बड़े शहरों में इस समस्या का आप देख रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, पर उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था अभी समुचित व्यवस्था नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक उस पे नहीं हम ध्यान देंगे। और दूसरी चीज जो ओपन वाटर बॉडीज हैं, ओपन जो खुली वाटर बॉडीज हैं, उनमें भी पॉल्यूशन ना पहुंच। जब ये कूड़ा उसमें जाता है तो उसको भी पॉल्यूट करता है, उसमें भी प्रदूषण हो जाता है। और क्योंकि जो गांव में है वो तो खुली वाटर बॉडीज से ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो जब पानी वो पीते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो फिर बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। प्रेम शंकर जी, अगर 7 सालों के पीछे के इतिहास को हम देखें, अब 70 से हम 7 साल की बात कर रहे हैं, जब से ये मिशन के रूप में, एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने लिया, और उसके बाद लगातार इस पर काम हुए, रिकॉर्ड संख्या में शौचालय बनाए गए, और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप 7 साल बाद इस आंदोलन में के साथ जो है कितनी जागृति लोगों में आई, और यह अभियान कितना सफल रहा, अगर इसकी मीमांसा करना हो तो? देखिए, आमतौर पे जो राजनीति का स्वरूप होता है वो लोकप्रियता केंद्रित होता है। बिल्कुल। और अगर आप ये कहें कि हम शौचालय बनाएंगे तो ये उतना लोक लुभावन नहीं लगता है जी। लेकिन जब आप किसी बुनियादी समस्या के समाधान के बारे में सोच के आप ईमानदार कदम उठाना चाहते हैं तो आपको लोक लुभावनों से ज्यादा प्रभावी कदमों की जरूरत होती है। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो लोगों को बहुत से लोग ने उस प्रतीकों पर प्रश्न उठाए। लेकिन बहुत बार जो प्रतीकात्मक प्रयास होते हैं वो एक बड़े बदलाव की आधारशिला रखते हैं। मैंने अभी आपको इंसेफ्लाइटिस के आंकड़ों का जिक्र किया। इस अभियान का परिणाम यह हुआ कि जो देश के समाज के अगुवा थे, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के स्तर पे हों, चाहे प्रदेश के स्तर पे हों, या राज्य या राष्ट्र के स्तर पर हों, उन्होंने प्रतीकात्मक ही सही इस अभियान को प्रारंभ किया जी। उसका असर ये रहा कि लोगों के भी कार्य व्यवहार में बड़े पैमाने पर बदलाव आया। खासकर इसका सबसे जो अच्छा असर पड़ा वो युवाओं और बच्चों पर पड़ा। बिल्कुल। और किसी नई पीढ़ी थी, उसने एकदम से एक्सेप्ट किया इसको। पहली बार ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, सरकारी प्रयासों से भी, सामाजिक प्रयासों से भी, कि जितना आपके लिए भोजन अनिवार्य है, जितना आपके लिए पढ़ाई लिखाई अनिवार्य है, जितना आपके लिए करियर अनिवार्य है, जितना आपके लिए आपका घर अनिवार्य है, बड़ा बंगला अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य स्वच्छता और शौचालय है। बिल्कुल। तो इसका एक बड़ा असर पड़ा। किसी भी परिवार को में अगर बदलाव करना है, आदतों में बदलाव करना है, बुजुर्गों बड़ों की आदतों में बदलाव करना है, तो बच्चे उसके सबसे बड़े नायक होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो सबको प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा असर स्कूली बच्चों पे पड़ा, युवाओं पे पड़ा। मुझे लगता है हम आप सब इस अनुभवों से गुजरे होंगे कि शायद हम बाहर अगर कुछ खा के फेंक रहे हों या घर में ध्यान नहीं देख रहे हों तो हमारे आपके बच्चे इसको टोकते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। और इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया इस बीमारी की भयावहता से लड़ रही है, एक बड़ी आबादी होने के बाद भी आज हम इस बीमारी से प्रभावित तो हैं, लेकिन इसका स्वरूप उतना भयावह नहीं हुआ जिसकी कल्पना दुनिया ने भारत के संदर्भ में की थी कि भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो कहीं न कहीं इन स्वच्छता व्यवहारों का एक व्यापक असर इस आपदा के काल में भी पड़ा है। बिल्कुल। एक और बड़ी, आशुतोष जी, ये बात मैं जोड़ूंगा प्रेम के साथ। जैसे जो नाम दिया, जो शौचालय बने, उस पे आप इज्जत घर, बिल्कुल, इज्जत घर, जब आप इज्जत की बात करते हैं, वो घर की इज्जत को इंटैक्ट रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जब वो बाहर नहीं जाएंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी, उनके साथ यौन अपराध नहीं बढ़ने पाएंगे। बिल्कुल। इस चीज ने जनता को बहुत करीब से छुआ। बिल्कुल। इसके अलावा प्रेम शंकर जी, आपने देखा होगा, आप भी जानते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के गांव पानी से घिर जाते हैं, और उस वक्त वो समस्या
महिलाओं के लिए खासतौर पर बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है कि किस तरह से वो अपना दैनिक जीवन जो है जी सकें। इसमें दो तीन पक्ष हैं। एक जिसकी ओर इशारा किया, हम आप सब एक गांव की व्यवस्था से, मिट्टी से आए हुए हैं, जुड़े हैं, जीवन यापन के लिए शहरों में हैं जी। अभी 5-7 साल पहले तक स्थिति ये होती थी कि आपको अंधेरे के बाद गांव में सड़कों पर चलना मुश्किल होता था, क्योंकि नित्य क्रिया एक आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता था और सड़कों के किनारे महिलाओं को बैठना पड़ता था, गाड़ियों की रोशनी में उन्हें भागना होता था। इसके अलावा दिन में, बरसात के स्थितियों में, दिन में, दोपहर में अगर उनको ये दिक्कत आ रही है, अगर किसी को शौच जाना है, अगर झाड़ियां नहीं है, खुले खेत हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता था और उसको रोकने के चलते बहुत बार बीमारियों के शिकार होते थे। ये एक व्यवहारिक सच है जी। तो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आया है इस शौचालय बनने से। और दूसरी बात यह है कि जो जिसकी ओर इशारा किया, अपराध, बरसात के दिनों में सांप काटने जैसे तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो बाहर निकलने से होती थी, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। बिल्कुल। अंशुमाली जी, एक संक्षेप में इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। नदियों की सफाई का एक बड़ा अभियान भी चलाया गया इस दौरान, खासतौर पर गंगा को लेकर के प्रमुख रूप से, क्योंकि गंगा हमारी सभ्यता का प्रतीक है और गंगा अगर नहीं है तो हमारी सभ्यता कितना टिक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर आया है। कितना सफल अभियान गंगा के लिए और देश की नदियों के लिए मानते हैं? जो नदियों की सफाई का जहां तक आशुतोष जी सवाल है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितना उसको होना चाहिए था उतना है। क्यों, देखिए नदियों की सफाई की जहां तक बात है, उसमें जो सीवर है पूरे शहरों का सीवर नदियों में जा रहा है। बिल्कुल। तो जब आप उसको साफ करेंगे और फिर उसमें सीवर मिलता रहेगा, तो जैसे वो कूड़ा ढोने वाली बैलगाड़ी है, उसमें से यदि आप उसको उसमें से ले जा रही है कूड़ा और उसमें आप फिर कूड़ा फिर डाल देते हैं, नहीं, तो उस पर भी अंशुमाली जी काफी काम हुआ है जी। तो आह्वान इस बात का सरकार भी कर रही है कि नदियों को साफ करने का प्रयास न करें, नदियों को गंदा न करने का प्रयास करें जी। जो डाइवर्ट, जो ये सीवर है ना, इसको सीवर को जो प्राकृतिक तरीके हैं उससे डाइवर्ट करके जो जल कुंडी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यदि लागू किया जाए, उसको सीधे नदी में ना डाला जाए। ऐसा कुछ जगहों पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर इसको होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया। और इसमें 100% सफलता, या मैं कहूं कि 90% सफलता तभी मिलेगी बिल्कुल जब सीवर को डाइवर्ट करेंगे। प्रेम शंकर जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे? नहीं, देखिए नदियों के पुनर्जीवन को लेकर भी बड़े अभियान चले हैं और नदियों की स्वच्छता को लेकर भी प्रयास किए गए हैं। देखिए ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्र और राज्य का समन्वय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बड़ी नदियां, अगर हम गंगा की ही बात करें तो 7 राज्यों से होकर गुजरती हैं। आप उत्तर प्रदेश में साफ करें, हरिद्वार में गंदी हो, झारखंड में गंदी हो, या बिहार में साफ करें, दूसरे राज्यों में जिन राज्यों से गुजर रही हैं, अगर वो प्रयास ना हो तो उतना सफल नहीं हो पाते हैं। औद्योगिकरण और पर्यावरण के बीच में जो एक संतुलित विकास की अवधारणा है, जो समन्वय स्थापित करना है, अभी भी वो एक बड़ी चुनौती है। उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, उसका हम लोगों ने देखा है। इस बार कुंभ की विरल गंगा और संगम की तारीफ पूरी दुनिया ने की है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए व्यापक प्रयास करने होंगे। आप जिस तरह से भी देखिए, गंगा के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात हो रही है, या गंगा के किनारे के जितने गांव थे उनको सबसे पहले ODF मुक्त किया गया, लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये सामुदायिक और सरकारी दोनों प्रयास इसके लिए महत्वपूर्ण है। और जब तक वही बात है कि एक बार पुनः ये आचरण की स्वच्छता से जोड़ना होगा। नदियों को जो हम कहते थे, जब हम पूजनीय कहते थे, तो उसको पूजा से जोड़ने का आशय यही था कि जब हम जिस चीज को हम पूजनीय मानेंगे, उसकी स्वच्छता और सफाई का हम ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए दोनों स्तर से प्रयास करने होंगे। प्रयास शुरू हुए हैं, लड़ाई लंबी। बिल्कुल। निश्चित रूप से आज बापू का जन्मदिन है। जब हम बापू को याद करते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि बापू का संदर्भ जो रहा, उनका दर्शन जो रहा, उनकी सोच जो रही, उनके विचार जो रहे, उनको पालन करें। और उसके पालन करने से देश की तमाम सारी परेशानियां दूर होती हैं। केवल स्वच्छता ही नहीं, अनेक स्तरों पर बापू ने कार्य किया और इसीलिए आज पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। वर्तमान सरकार जिस तरह से बापू के विचारों से प्रेरित होकर के स्वच्छता अभियान पिछले 7 सालों से चला रही है, इसमें जन भागीदारी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम सुधरेंगे, हम अपना अगल बगल साफ रखेंगे तो निश्चित रूप से अगर 125 करोड़ देशवासी यह कार्य करने लगेंगे तो गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा, संचारी रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से आज़ादी का आनंद भी तब मिलेगा। आप लोग स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।